डेट है 7 अक्टूबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मिहिदाना। मिहिदाना देखो एक मिठाई है, स्वीट है बंगाल की। इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, जीआई टैग। ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट की गई है, एक्सपोर्ट की गई है। बर्धमान वेस्ट बंगाल में ये फेमस है मिहिदाना। ये मिठाई है, बहरेन में भेजी गई है, अभी ये एक्सपोर्ट की गई है। ये मिठाई होती है चावल वगैरह से, और ये गुलाब जामुन वगैरह होते हैं इसमें, इस तरह से बनती है। और एक दूसरी मिठाई है जयनगर मोआ। ये मोआ को भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये भी अभी न्यूज में है। ये भी वेस्ट बंगाल के जयनगर रीजन में बनाई जाती है। ये राइस से, फ्रेश डेट पाम, जगेरी से मिला के बनाया जाता है इसको। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है जयनगर मोया। और जो ये वेस्ट बंगाल का बर्धमान का स्वीट है, इसको 2017 में मिला था जीआई टैग। बहरेन कहाँ, जहाँ पे ये एक्सपोर्ट की गई है, देखो बहरेन यहाँ पे है, ये आपको दिखाई दे रहा है अपना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के साइड में कुवैत, कुवैत के साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये यूएई। यूएई से ऊपर देखो ये दिखाई दे रहा है कतर, और इससे ऊपर ये है बहरेन। यहाँ पे देखो बहरेन लिखा है, ये लाइन खींची हुई है, तो सऊदी अरेबिया के पास ये बहरेन है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021। 2021 का अभी फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। कल भी हमने पढ़ा था, कल मेडिसन में नोबेल प्राइज जो मिला था वो हमने डिस्कस किया था, और ये भी डिस्कस किया था कि नोबेल प्राइज क्या होता है, तो दोबारा मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। फिजिक्स में दिया गया है, ये किसको दिया गया है बस ये जान लो। देखो जॉइंटली दिया है, ये आधा तो दिया है देखो 2 लोगों को, और आधा दिया है 1 पर्सन को। आधा गया है ये स्यूकुरो मनाबे और क्लोज हैसलमैन को, ये पर्सन है 2। और आधा दिया है जॉर्जियो पारसी। ये दोनों मतलब ये 3 लोग शेयर करेंगे, आधा शेयर करेंगे 2 लोग, और आधा मिलेगा जॉर्जियो पारसी को। इन्होंने देखो फिजिकल सिस्टम में कुछ अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, जिसके लिए दिया गया है। जो लास्ट ईयर का फिजिक्स में मिला था वो ब्लैक होल में कुछ रिसर्च की थी साइंटिस्ट ने, उसको दिया गया था। जो मनाबे और हैसलमैन ने जो रिसर्च किया फिजिक्स में, ये अर्थ के क्लाइमेट को समझने के लिए इन्होंने कुछ रिसर्च किए, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग को समझा जा सकता है, और ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी, ये पता लगा जा सकता है, इमेजिनेशन यानी कि भविष्यवाणी की जा सकती है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना टेम्परेचर राइज करेगा हमारा, इससे ये पता लगाया जा सकता है। जो ये पारसी हैं जिनको आधा पुरस्कार दिया गया है नोबेल प्राइज का, इन्होंने क्या किया है, फिजिकल सिस्टम में ही कुछ इंटरप्लेनेटरी ऑफ ऑर्डर और फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम, ये कुछ डिस्कवरी की है फिजिकल सिस्टम में, जिसकी वजह से देखो एक मैथमेटिकल और डीप फिजिकल मॉडल इन्होंने बनाया है, जिससे क्या है, ये मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, न्यूरोसाइंस, मशीन लर्निंग में ये फ़ायदा मिलेगा इस सिस्टम से। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है, और एक चीज़ और याद रखना आपको, देखो इससे पहले देखो अभी ये फर्स्ट टाइम देखो क्लाइमेट के लिए दिया गया किसी साइंटिस्ट को, क्लाइमेट साइंस में डिस्कवरी के लिए, मतलब जलवायु के लिए कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, उसके लिए दिया गया है ये नोबेल प्राइज फिजिक्स में। इससे पहले देखो नोबेल प्राइज जो क्लाइमेट साइंस के लिए दिया गया था, ये 2007 में आईपीसीसी को दिया गया था। ये आईपीसीसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक संस्था है। इसको 2007 में पीस प्राइज दिया गया था, क्योंकि इसने देखो क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाई थी, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, तो पूरे वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए इसे नोबेल पीस प्राइज दिया गया था क्लाइमेट चेंज के लिए। और एक देखो केमिस्ट्री का नोबेल पीस प्राइज दिया था पॉल कर्टजन को, इसने 1995 में हासिल किया था ये प्राइज। क्यों दिया गया था, क्योंकि इन्होंने देखो ओजोन लेयर के लिए कुछ काम किया था, वर्क किया था, जिसके लिए दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है गिलोय। देखो गिलोय आप सब लोग जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी कंफर्म किया है कि गिलोय का जो यूज है वो बिल्कुल सेफ है, इसे यूज किया जा सकता है, और ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वगैरह बढ़ाता है। देखो गिलोय को गुडुची बोलते हैं, गुडुची, और इसका साइंटिफिक नाम है थिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। साइंटिफिक नाम याद ना भी रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, पर ये गुडुची याद रहना चाहिए, क्योंकि देखो पॉपुलरली जो हमारा बोलचाल में जो नाम है उसमें हम गिलोय बोलते हैं, एक तरह से निक नाम बोल लो। गुडुची का निक नाम है गिलोय, और उसका जो नाम है ओरिजिनल वो है गुडुची। ये पॉपुलरली गिलोय नाम से जानते हैं। कुछ इस तरह का होता है इसका पेड़, और ऐसी इसमें लकड़ी निकलती है, इसको इससे रस वगैरह निकालते हैं, कुछ मेडिसिन भी बनती है, और इसके जूस वगैरह भी पीते हैं लोग। तो ये देखो इससे इसमें सेफ्टी ऑफ हेप्टो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये फेमस है, यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी वगैरह और दवाई वगैरह बनाने के लिए काम आता है ये। नेक्स्ट टॉपिक है, डेनमार्क ने देखो अभी ग्रीन हाउस गैस के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने के लिए
लीगली बाइंडिंग्स कुछ अडॉप्ट किया है टारगेट। ये टारगेट अडॉप्ट किया है, पहले यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया था, उसका ही टारगेट से मैच किया है अपने टारगेट को। डेनमार्क कंट्री है कहाँ पे, देखो ये यूरोप देख रहे हो आप, ये यूरोप के साइड में, ये देखो ये यूनाइटेड किंगडम है यूरोप का ही पार्ट, इधर देखो ये आइसलैंड है और यहाँ पे देखो ये है डेनमार्क। तो डेनमार्क ने ये अभी अप्रूव किया है कि ग्रीन हाउस गैस को हम 2030 तक आते आते जो एग्रीकल्चर से रिड्यूस होती है ग्रीन हाउस गैस, जैसे CO2 हो गया, मीथेन हो गया, या फॉरेस्ट्री सेक्टर से मतलब इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैस का, एग्रीकल्चर से 55% रिड्यूस कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे 2030 तक, और जो फॉरेस्ट्री सेक्टर से निकलती है उसको 65% तक कम कर देंगे 2030 आते आते। और लेवल कौन सा होगा जिस लेवल से कम करेंगे, 1990 का, मतलब जितनी ग्रीन हाउस गैस 1990 में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री सेक्टर से निकल रही थी, इस लेवल से हम 2030 आते आते 55% कम रिड्यूस करेंगे और 65% कम रिड्यूस करेंगे फॉरेस्ट्री सेक्टर से, ऐसा डेनमार्क ने टारगेट रखा है। ये देखो लीगली बाइंडिंग है, बाध्यकारी, ये मानना ही पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है, यूरोपियन यूनियन ने देखो बाइंडिंग क्लाइमेट एनर्जी टारगेट, ये अभी टारगेट मतलब रखे थे 2030 तक अचीव करने थे, जिसमें डेनमार्क भी इंक्लूड है। हर एक मेंबर को देखो नेशनल एनर्जी और क्लाइमेट प्लान बनाना था 2021 से 2030 के बीच में। 2019 में डेनमार्क ने भी ये प्लान अडॉप्ट किए थे कि हम ग्रीन हाउस गैस को अचीव करेंगे, मतलब रिडक्शन करेंगे, उसका रिड्यूस करेंगे, और जितना टारगेट है ग्रीन हाउस गैस का उसको अचीव करेंगे। तो इस टारगेट को ही मैच करने के लिए डेनमार्क ने अभी ये दूसरा टारगेट अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छ प्रोग्राम। स्वच्छ प्रोग्राम देखो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जागरूकता की जाएगी इसमें मेन्स्ट्रुएशन के रिगार्डिंग। मेन्स्ट्रुएशन आप सब जानते हो, मासिक धर्म, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली लॉन्च किया है ये स्वच्छ प्रोग्राम। ये हर एक गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में लॉन्च किया जा रहा है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, जो भी लड़कियां हैं 7 से 12वीं क्लास में जो पढ़ती हैं, 10 लाख से ज़्यादा ऐसी गर्ल्स स्टूडेंट्स को सैनिटरी नैपकिन्स दिया जाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट। ये देखो दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, इसमें दिल्ली कैबिनेट ने अभी इसको अप्रूवल दे दी है। इसके जरिए हर एक सिटीजन को दिल्ली में हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उसकी सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे आपका आधार कार्ड होता है ऐसे ही हेल्थ कार्ड होगा। इसके जरिए वो डॉक्टर से कोई भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बिना किसी देरी के, और डॉक्टर भी उनकी सारी हिस्ट्री उस हेल्थ कार्ड के जरिए जान सकता है कि इसने कब कौन सी दवाई ली, कब इसने चेकअप कराया, इसको कौन सी बीमारी है और क्या इसकी दवाइयाँ चल रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सारा डेटा होगा इस हेल्थ कार्ड में हर एक इंडिविजुअल का, और यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर, एक तरह से यूनिक आईडी होगी हर एक आदमी की, वो अपॉइंटमेंट आसानी से ले सकेगा। और सारे सिटीजन जितना 1 साल से लेके 18 साल के बीच में है, सबको हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा, और ये उनके पेरेंट्स के जो हेल्थ कार्ड हैं उनसे लिंक्ड होगा। और ऐसा बच्चा जो 1 साल से कम का है, मतलब 1 साल से कम का है, अभी बच्चा हुआ है और 1 साल उसकी उम्र नहीं हुई है, उसका जो हेल्थ कार्ड है उसकी माता के हेल्थ कार्ड से लिंक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्यूट ओवर सेनकाकू आइलैंड इन जापान। देखो सेनकाकू आइलैंड जापान और चाइना के बीच में है। ये भाई साहब देख रहे हो आप, इधर चाइना और ये देख रहे हो आप जापान, ये ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे है सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है, मतलब इसको लेके किस किस के बीच में, जापान और चाइना के बीच में। अभी देखो न्यूज में इसलिए आया, जापान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किसाडा, इन्होंने देखो स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है प्रेसिडेंट जो बिडेन को, कि भाई साहब मतलब जो बिडेन से स्ट्रॉन्ग मैसेज रिसीव किया है। जो बिडेन ने क्या बोला है, जो बिडेन ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये सेनकाकू आइलैंड जापान का है, जापान के ही कब्जे में रहना चाहिए, लेकिन चाइना इसको मतलब अपना क्लेम करता है, चाइना इस आइलैंड में। ये ईस्ट चाइना सी आइलैंड्स हैं, जो आइलैंड्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। आइलैंड होता है कोई भी भूमि जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो। ए लैंड इज सराउंडेड बाई वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड जो होंगे तो उसको आइलैंड्स बोल देते हैं। तो ईस्ट चाइना सी में है जो डिस्प्यूटेड है जापान और चाइना के बीच में। देखो जापान को यूएस क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जापान और यूएस के बीच में एक सिक्योरिटी ट्रीटी हो रखी है, एक संधि हो रखी है। इस संधि के बीच में ही दोनों में ये हुआ था कि यूएस जापान को डिफेंड करेगा, और इसके डिफेंड करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जापान ये जो भी इसकी आइलैंड वगैरह उनको भी सपोर्ट करता है जापान के पक्ष में यूएस। ये देखो आप देख रहे हो, ये वाला वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अपना हिंदुस्तान, ये चाइना, ये वाला रीजन जो रेड कलर के डिब्बे में दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन देख रहे हैं अभी हम,
ये है बड़े में चाइना और ये है जापान और ये ईस्ट चाइना सी है। यहाँ पे देखो ये वाला है डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइलैंड या दियाओ आइलैंड भी बोलते हैं इसको, ये दोनों के बीच में है। और देखो यहाँ पे बहुत सारे और आइलैंड भी हैं जो देखो वियतनाम, चाइना, फिलीपींस और यहाँ पे जो कंट्री हैं हांगकांग, ताइवान, ये इनके बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज मतलब डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं ये आइलैंड। और कौन कौन से आइलैंड है वो हम जानेंगे, किस किस के बीच में विवाद है, डिस्प्यूट है। जो सेनकाकू आइलैंड है देखो ये ईस्ट चाइना सी में जापान और चाइना और जो ताइवान है उसके बीच में लोकेटेड है। ये देखो लगभग जो इसका साइज है 800 मीटर स्क्वायर से लेकर 4.32 किलोमीटर स्क्वायर तक का साइज है इस आइलैंड का। ग्राउंड क्या है कि जापान अपने सॉवरेंटी इसके ऊपर मतलब सॉवरेंटी अपनी सॉवरेंटी बताता है कि भाई साहब मेरा है ये आइलैंड। जापान का क्यों कहना है कि जापान क्यों कहता है कि सेनकाकू आइलैंड उसका है? देखो जापान का कहना इसलिए है क्योंकि देखो ये सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी हुई थी 1951 में। तब तक देखो ये जो आइलैंड है ये यूएस के पास था। जब इस ट्रीटी के बाद ये जो आइलैंड है दे दिया जापान को यूएस ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान को दे दिया, यूएस के बीच में ट्रीटी हुई थी, यूएस जापान के बीच में सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी 1951 में। और इसका आर्टिकल 3 ये ट्रीटी का बोलता है कि आइलैंड क्या है यूनाइटेड स्टेट के पास थे लेकिन अब ये दे दिए गए किसको, जापान को। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन अब जापान के हाथ में है। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जापान और यूएस के बीच में जो हुआ था, ये जो रियोकू आइलैंड है यहाँ पे और एक दायतू आइलैंड है, ये भी देखो 1972 में जापान के पास दे दिए थे, जापान को दे दी थी इस ट्रीटी के अंदर। तो ये इस हिसाब से जापान अपना क्लेम करता है इन पे। पहले यूएस के कब्जे में थे ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। लेकिन चाइना क्यों क्लेम करता है? देखो चाइना इसलिए क्लेम करता है, चाइना अपना दावा इसलिए ठोकता है इन आइलैंड पे क्योंकि जो ये टेरिटरी है एंशियंट टाइम से, प्राचीन समय से ताइवान का कब्जा था। और ताइवान को बोलता है ये चाइना अपना पार्ट। ये देखो ये ताइवान है, ताइवान को अपना ही बनाता है। जो चाइना की हमने बहुत बार पढ़ी है ना वन चाइना पॉलिसी, ये वन चाइना पॉलिसी में देखो ताइवान चाइना का ही पार्ट है। और देखो ताइवान ने भी अभी प्रॉपरली ओपनली डिस्क्लोज नहीं किया है कि वो अपनी सॉवरेंटी मानता है कि अलग बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री है चाइना से। तो अभी भी इसने ओपनली नहीं किया है, वरना वैसे इसके जो पीपल हैं वो डिमांड करते रहते हैं ऑटोनोमस है ये ताइवान, अपने लिए खुद लॉ वगैरह बनाता है, अलग से इलेक्शन वगैरह होते हैं इसके। लेकिन ताइवान को जब अपना पार्ट समझता है चाइना, और ताइवान का पार्ट था ये सेनकाकू आइलैंड एंशिएंट टाइम से, तो इसलिए चाइना अपना क्लेम ठोकता है। तो ताइवान देखो जापान ने एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सिमोनोस्की 1895 में। तो जापान ने ताइवान को दे दिया था, ताइवान को अलग से दे दिया था इसको चाइना को। चाइना और ताइवान एक ही थे पहले। तो ये सिनो जापानीज वार हुआ था, मतलब चाइना और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद एक ट्रीटी हुई थी दोनों के बीच में, चाइना और जापान के बीच में। तो ये ताइवान दे दिया था उसको चाइना को। ट्रीटी ऑफ सिमोनोस्की 1895 में हुई थी। अब जब ताइवान देखो रिटर्न कर दिया, ये ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को जो हुई थी इसमें ताइवान भी रिटर्न कर दिया। और ये ट्रीटी ऑफ सिमोनोस्की हुई थी तो सिनो जापानीज वार के बाद, तो इसमें भी ताइवान को वापस कर दिया। अब चाइना का कहना यह है, जब चाइना ये कहता है कि जब चाइना ना मतलब ताइवान ही वापस कर दिया चाइना को, तो ताइवान ही तो इस पे क्लेम, मतलब ताइवान ही का तो राज था इस पे सेनकाकू आइलैंड पे प्राचीन समय से, तो सेनकाकू आइलैंड को भी हमें दो। तो इसलिए चाइना क्लेम करता है, लेकिन सेनकाकू आइलैंड उसको वापस नहीं दिया, तो इसलिए चाइना क्लेम ठोकता है। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट था जापान इसलिए ठोकता है क्योंकि जापान को दिया था यूएस ने, क्योंकि यूएस का कब्जा था वर्ल्ड वॉर जो सेकंड हुआ था उससे पहले, तो जापान इसलिए अपना कब्जा करता है इस पर। नेक्स्ट क्या है, जो सेनकाकू और द्वायु जो इशू है, ये देखो चाइना का जो रोबस्ट एटीट्यूड है उसको एक तरह से डिस्क्लोज करता है, अग्रेसिवनेस दिखाता है चाइना, ये ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में, और अपना क्लेम इस पर ठोकता है। और कौन से बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना के साथ? देखो चाइना के साथ लगभग जो ये कंट्री बॉर्डर लगाती है ना, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी के आसपास सबके साथ डिस्प्यूट है, कुछ ना कुछ झगड़ा है चाइना का, सबसे पंगे लेता रहता है। ताइवान के साथ तो है ही, ब्रूनेई, इंडोनेशिया है यहाँ पे, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम साउथ चाइना सी में। इसमें देखो एक ये स्प्रेटली आइलैंड है जिसमें वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई, ताइवान और चाइना, इनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। और चाइना का चलता है पारासेल आइलैंड से डिस्प्यूट, मतलब पारासेल आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट चलता है, झगड़ा किसके साथ? वियतनाम के साथ। एक शिकार बोर ऑफ सोल ये आइलैंड है, कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये फिलीपींस के साथ झगड़ा चलता रहता है। एक गल्फ ऑफ टोनकिन है यहाँ पे,
वियतनाम के पास, उससे वियतनाम के साथ चलता रहता है चाइना का झगड़ा। इतने सारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं इस साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में। नेक्स्ट टॉपिक है साबरमती रिवर, अभी न्यूज में थी। ये साबरमती रिवर देखो, अरावली जो पहाड़ी है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, अरावली रेंज कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ का सदर्न पार्ट है जो, वहाँ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक धेबार लेक है, धेबार झील, धेबार झील से निकलती है साबरमती रिवर है जो नदी है। धेबार झील से निकलते हुए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। और राजस्थान के देखो उदयपुर से, और ये सबरकंथा, महसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, ये गुजरात में आ जाती है, आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात की। इसमें होते हुए ये गल्फ ऑफ खामबत है जो गुजरात के पास, वहाँ पे ये गिर जाती है नदी। 371 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क एंड इट्स रिपोर्ट। देखो इसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है कि जो कोरल रीफ हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। कोरल रीफ देखो ये होती हैं, कितने तरह की होती हैं, ये देखो 3 तरह की होती हैं। अच्छे से एक कोरल रीफ का लेक्चर है, उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो, देखा है तो रिवाइज कर लो, अपने नोट्स बनाए तो वहाँ से रिवाइज करना। ये कोरल रीफ समुद्र में होती हैं, देखो पानी में इस तरह की कलरफुल होती हैं। ये बहुत ही, ये देखो इन्वायरमेंट के लिए और इकोसिस्टम के लिए, मैरीन इकोसिस्टम के लिए, एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ये असेंशियल पार्ट होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं उनकी डाइवर्सिटी के लिए। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे, पहले इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं क्या बोला इस रिपोर्ट ने। ये जो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है, इसने रिपोर्ट जारी की है। इसने बताया है कि पूरे वर्ल्ड में कोरल रीफ का स्टेटस है क्या। इस रिपोर्ट में ये कहा पिछले 13 सालों में ये देखने को मिला ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ये देखो कोरल रीफ में प्रभावित हुई हैं। ये जो हाईलाइट क्या है इस रिपोर्ट की, देखो लास्ट डिकेड में अगर पिछले 10 सालों में डेटा देखें तो 14% कोरल रीफ हैं जो पूरे वर्ल्ड की लॉस्ट हो गई हैं, मतलब गायब हो चुकी हैं। 14% किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इनको खतरा और किस किस से, ओशियन एसिडिफिकेशन से है। ओशियन में एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन। वार्मर सी टेम्परेचर की वजह से, सी का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसकी वजह से हो रहा है। लोकल स्ट्रेस हो रहा है, लोकल स्ट्रेस का मतलब ओवर फिशिंग कर रहे हैं लोग, ज़्यादा मछलियाँ उत्पादन कर रहे हैं, ज़्यादा मछलियाँ निकालते हैं, जाल वाल में ये कोरल रीफ को भी नुकसान हो जाता है। पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, अनसस्टेनेबल टूरिज्म हो रहा है, लोग आते हैं यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह कुछ फेंक देते हैं, गंदा करते हैं यहाँ पे ओशन वगैरह को, उसकी वजह से कोरल रीफ को भी, पुअर कोस्टल मैनेजमेंट है, इसकी वजह से भी कोरल रीफ को नुकसान हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट है, क्या इफेक्ट है, प्रभाव है, देखो कोरल रीफ पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्ट्रेस में है, इनको नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से देखो कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रहा है सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से कोरल लॉस हो रहा है। ये कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, डिसकलरेशन ऑफ कोरल रीफ। जब कोरल का कलर चेंज हो जाता है या डिसकलर हो जाता है तो उसी को कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। जब सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब सी में, समुद्र में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, हार्ड कोरल कवर जो लॉस हो रहा है। 1978 से देखो कोरल में लगभग 9% जो हार्ड कोर है, वो हार्ड कोरल कवर है जो वो लॉस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से कोरल रीफ की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट कारण है एल्गल ब्लूम। देखो कोरल रिज के आसपास जहाँ पे कोरल रहती हैं उसके आसपास एल्गी की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है, उसी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। ये 2010 से देखो यहाँ पे वर्ल्ड की लगभग 20% तक इंक्रीज हुआ है, और एल्गी का अमाउंट बढ़ने की वजह से वर्ल्ड का कोरल रीफ के आसपास, मतलब कोरल रीफ है जो उसके आसपास 20% तक इंक्रीज हुआ है एल्गल ब्लूम, यानी कि एल्गी की जो मात्रा है, अमाउंट है 20% ज़्यादा बढ़ी है 2010 से। एल्गल ब्लूम इससे बोलते हैं, देखो हरी हरी सी एल्गी होती है, समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है या पानी की किसी भी बॉडी में, इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम। इसकी वजह से देखो कोरल रीफ को नुकसान हुआ है। अब कोरल को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, क्यों बचाना जरूरी है, देखो कोरल देखो पूरे ओशन में लगभग 1% से भी कम ये ऑक्यूपाई करती हैं ओशन फ्लोर को। जितनी भी ओशन फ्लोर है, ओशन की फ्लोर है, उसका 1% से भी कम ये एरिया घेरती हैं। लेकिन देखो डायरेक्टली बेनिफिट जो होता है लोगों को, 1 बिलियन से ज़्यादा पीपल को इससे फ़ायदा पहुंचता है। इससे जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू अगर उसको नापें, लगभग $2.7 ट्रिलियन पर ईयर इससे फ़ायदा होता है। और कोरल रीफ से टूरिज्म की वजह से होता है $36 बिलियन का फ़ायदा होता है।
देखो इससे फ़ायदा इस तरह से होता है, कोरल रीफ से देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलती हैं जो खाने के लिए यूज होती हैं, कुछ मेडिसिन भी बनती हैं, दवाइयाँ भी। और देखो कोरल रीफ की वजह से ये भी फ़ायदा, लोग यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए आते हैं, इन्हें टूरिज्म बढ़ता है, टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं देखने के लिए। तो जब आएंगे तो उनकी वजह से देखो आसपास के लोग जो दुकान वगैरह कियोस्क वगैरह खोल रखी हैं समुद्र के आसपास, उनको भी फ़ायदा होगा, उनकी लाइवलीहुड चलेगी, वो पैसे कमाएंगे। इस तरह से इनसे फ़ायदा होता है कोरल रीफ से। जो नेट इकोनॉमिक वैल्यू देखें पूरे वर्ल्ड के कोरल रीफ की, वो नियरली टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स है पर ईयर। चैलेंज क्या है फिर इनके सामने, देखो चैलेंज है लैंड और सी का टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है, इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनको नुकसान है। अगर देखो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा सी सरफेस टेम्परेचर, तो देखो 50% तक इनकी जो सर्वाइवल की एबिलिटी है कोरल रीफ की, वो 50% तक कम हो जाएगी। मतलब इनको अगर 1% टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके मरने के ज़्यादा चांसेस हैं, लुप्त होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जो वर्ल्ड की रीफ हैं देखो इनका ब्लीचिंग भी हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। अगर देखो जितनी ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस, मतलब जितनी ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, अगर ये रिड्यूस नहीं की गई, ये 2100 जो ये सेंचुरी ये चल रही है 21st सेंचुरी का एंड आएगा 2199 में आएगा, उसके अंत तक अगर ये ग्रीन हाउस गैस का इमिशन इस तरह से ही होता रहा तो भाई साहब ये ब्लीच हो जाएगी पूरी, यानी कि डिसकलरेशन हो जाएगा इसका, कोरल ब्लीच हो जाएगी। अब ये ब्लीचिंग है क्या, थोड़ा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखो ब्लीचिंग ये क्या है, एल्गी है एक कोरल के साथ जुड़ी हुई होती है जिसका नाम है एल्गी का जूजन थैली। यह जूजन थैली कोरल से जुड़ी हुई होती है, इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है इस एल्गी का। ये एल्गी खाना देती है कोरल को और ये फिर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस तरह से इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, संबंध होता है जूजन थैली और कोरल का। लेकिन जब कोरल ब्लीचिंग होती है तो ये जूजन थैली ना बाहर निकल जाती है, एक्सपेल हो जाती है कोरल से। अबाउट 90% जो एनर्जी है ना कोरल को कहाँ से मिलती है, जूजन थैली से मिलती है। अब जूजन थैली में ये देखो क्लोरोफिल भी होता है, इसमें पिगमेंट भी होता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से अपना खाना बनाती है और कोरल को देती है। लेकिन जब जूजन थैली अलग हो जाएगी, जो 90% एनर्जी मिल रही थी जूजन थैली से, तो कोरल को एनर्जी मिलेगी नहीं और इसका डिस्कलरेशन हो जाएगा और इसका कलर देखो येलो रेडिश कलर का हो जाएगा या और कलर इसका चेंज हो जाएगा। इसकी वजह से इसका मतलब थ्रेट खतरा है, इसको लुप्त हो जाती है, खत्म हो सकती है, मर सकती है ये कोरल। तो कोरल ब्लीचिंग क्या है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोरल ब्लीचिंग कंप्लीटली डाई नहीं करती, मतलब मरती नहीं है कंप्लीटली, जब सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत जान बची होती है। अगर जैसे ही सी सरफेस टेम्परेचर दोबारा से कम होता है, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो फिर दोबारा से जी उठती है, ये दोबारा से ऐसे ही फ्लोरिश हो जाती है, फल फूल उठती है कोरल रीफ। तो यही था इस लेक्चर में बस।